MA 4th सेमेस्टर इंटरनेशनल लॉ की क्लास में सभी विद्यार्थियों का मैं स्वागत करता हूं। पिछले टर्न पर हमने आपसे बात किया था अबाउट द यूनाइटेड नेशंस, ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। इसके विषय में हमने आपसे बात किया था, जिसे हमने आपको बताया था शॉर्ट में ये भी कहते हैं, एक नाम और भी है शॉर्ट में, कहते हैं ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, है ना, OHCHR। तो हमने जिस हम सामान्य रूप से कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकारों का कार्यालय, और इस कार्यालय के क्या कार्य हैं, इसका दायित्व क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं, इसके संदर्भ में हमने आपसे बात किया था। टुडे आई वुड लाइक टू स्पीक समथिंग अबाउट द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। आज थोड़ा सा हम आपसे बात करेंगे कि इस मानवाधिकारों के संयुक्त राष्ट्र का जो उच्चायुक्त होता है, हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, इसके संदर्भ में बात करेंगे। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, और इसको शॉर्ट में कहते हैं UNHCHR। UN का मतलब यूनाइटेड नेशंस, HC का मतलब हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स अर्थात HR, UNHCHR। अब देखिए, जब हम इसके बारे में बात करते हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस, सबसे बड़ी बात यही आती है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। लेकिन इससे पहले एक प्रमुख बात और भी है, हाउ इज द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स अपॉइंटेड, अर्थात इस उच्चायुक्त की नियुक्ति कैसे होती है। द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स इज अपॉइंटेड बाय द UN सेक्रेटरी जनरल and his appointment is approved by the United Nations General Assembly। अर्थात इस उच्चायुक्त को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के द्वारा नियुक्त किया जाता है और इसका अनुमोदन संयुक्त राष्ट्र की महासभा के द्वारा किया जाता है। So there are two agencies involved in his appointment. Number one is the Secretary General, who appoints the human rights, the High Commissioner for Human Rights, and then it is the General Assembly that verifies or that approves or that ratifies his appointment. तो ये दोनों चीजों को ध्यान में रखिएगा। Now, his tenure is for 4 years. वो 4 वर्ष के लिए चुना जाता है। He is appointed for a term of 4 years with an extension or you can say with a renewal of 1 more term। एक बार की और टर्म के लिए इसको और भी नियुक्त किया जा सकता है। तो 4 वर्ष के लिए इसको नियुक्त किया जाता है और एक बार और इसको नियुक्त किया जा सकता है, और वो यानी 4 वर्ष के लिए और। सो दैट मीन्स इन ऑल ही कैन होल्ड द ऑफिस फॉर 8 years और 8 कंसेक्यूटिव ईयर्स। 8 साल लगातार वो इस पद पर बने रह सकता है। नाउ व्हाट आर हिज फंक्शंस, अब इसके कार्य क्या है। See, his functions are very important, बड़े महत्वपूर्ण इसके कार्य हैं। हमने जब आपसे बात किया था अबाउट द ऑफिस ऑफ द ह्यूमन राइट्स इन द यूनाइटेड नेशंस, तब हमने बताया था जो कार्यालय है, मानवाधिकारों का जो कार्यालय है, जो उसके जो भी कार्य हैं, वो सब कार्य सेक्रेटरी जनरल के द्वारा संपादित किए जाते हैं। इट इज नॉट द ऑफिस दैट विल स्टार्ट डूइंग एवरीथिंग ऑन इट्स ओन। Rather, it is a high commissioner who is supposed to bring his office of human rights office into action। उसका ये कार्य, ये उसका दायित्व है कि वो अपने कार्यालय से संबंधित मानवाधिकारों के जो कार्य हैं उसको क्रियाशील करना। और कौन से कार्य हैं, जैसे जो सेक्रेटरी जनरल के लिए खास तौर से कहा गया है, जैसे हमने पहली बात बताई कि दैट he has to see that all the functions and the obligations which lie under the office of the human rights of the United Nations, they are brought into action। ये उसका कार्य है कि जो मानवाधिकारों का जो कार्यालय है संयुक्त राष्ट्र में, उसके सभी कार्यों को, सभी दायित्वों को क्रियात्मक रूप में लाए, उसको लागू करे। और कौन से वो कार्य हैं, ये हमने आपको पिछले लेक्चर में हमने बताया था। यू कैन रिफर दैट लेक्चर to know what are the duties and functions.
अब इसमें ड्यूटीज क्या है, इसके अतिरिक्त और क्या ड्यूटीज है? तो सबसे पहला तो काम ये है ना। दूसरा बड़ा काम ये है कि दैट ही विल कैरी आउट ऑल दोज फंक्शंस रिलेटिंग टू ह्यूमन राइट्स विच आर इंटरेस्टेड टू हिम बाय द सेक्रेटरी जनरल। उसको ये सभी कार्य करने होंगे, इस उच्चायुक्त को वो सभी कार्य करना होगा, यानी मानवाधिकारों से संबंधित वो सभी कार्य करना होगा जो समय समय पर महासचिव के द्वारा उसको दिए जाते हैं। ऑल द फंक्शंस दैट आर असाइन्ड टू हिम बाय द सेक्रेटरी जनरल फ्रॉम टाइम टू टाइम रिलेटिंग टू ह्यूमन राइट्स, ऑल दोज फंक्शंस विल हैव टू बी परफॉर्म्ड बाय द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। तीसरा जो इसका कार्य है, प्रमुख जो कार्य है, दैट इज टू असिस्ट द सेक्रेटरी जनरल in discharging all the functions relating to human rights, that is assisting or helping or guiding or you can say even supervising the secretary general in all matters which concerns human rights। अर्थात सेक्रेटरी जनरल को मानवाधिकारों के सभी मामलों में सहायता प्रदान करना। यानी सेक्रेटरी जनरल is not, I mean secretary general is a very big thing and he has to look after so many things. So therefore whenever any issue of human rights arises, it is basically the High Commissioner for Human Rights who will be called upon to assist the Secretary General. The Secretary General may ask the High Commissioner to brief him or to familiarize him on any issue concerning human rights. So it is a very important task of the High Commissioner to assist or to guide or to facilitate the Secretary General in the discharge of all the functions related to human rights. Number 4, he may be called upon by the Secretary General to work on those issues of human rights which have yet not been recognized by the United Nations or the international law। यानी महासचिव के द्वारा उच्चायुक्त को वो काम भी सौंपा जा सकता है मानवाधिकारों से संबंधित जो मानवाधिकार अभी भी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा स्वीकार नहीं किए गए हैं और न ही उनको अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत स्वीकार किया गया है। He may be called upon, he may be asked by the Secretary General to work on those issues which may be gathering lot of attention worldwide, but maybe that all those issues or all that particular issue of human right has not been accepted by the United Nations। तो आप जानते हैं दुनिया भर में बहुत तरह की मानवाधिकारों से संबंधित मांगे उठती रही हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, और इसलिए ऐसा भी नहीं है कि जो संयुक्त राष्ट्र ने एक बार मानवाधिकार स्वीकार कर लिए बस वही रहेगा। द यूनाइटेड नेशंस हैज ऑलवेज बीन एक्सपेंडिंग द लिस्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। अभी आपको अगर याद हो जब हमने आपको यूडीएचआर के बारे में बताया था, आई हैड टोल्ड यू दैट द यूडीएचआर कंटेन्स 30 प्रोविजंस ऑन ह्यूमन राइट्स। जो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक उद्घोषणा है उसमें 30 प्रावधान दिए गए हैं, 30 मानवाधिकार संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। देयर आर 30 प्रोविजंस रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स दैट हैव बीन एन्यूमरेटेड इन द UDHR, that is Universal Declaration of Human Rights of 1948. But down the line, so many now human rights have been incorporated in various provisions, in various you can say resolutions of the United Nations। हर तरफ मानवाधिकारों की चर्चा ही चर्चा है। और हमने आपको पहले भी बताया था कि देखिए मानवाधिकारों की स्थापना का मूल उद्देश्य दो वजह से था। There were two prime objectives for the establishment of the United Nations. Number 1 was to save the humanity from future world wars। मानवाधिकारों की संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 2 प्रमुख कारणों से हुई थी। पहली बात, मानवता को भविष्य के युद्धों या महायुद्धों से बचाया जाए, टू प्रोटेक्ट द ह्यूमैनिटी फ्रॉम फ्यूचर वॉर्स और वर्ल्ड वॉर्स, पहली बात। दूसरा ये था
कि डू वर्क फॉर द प्रमोशन, प्रोटेक्शन एंड द कंजर्वेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए, उनके संवर्धन के लिए, उनके मान सम्मान को बढ़ाने के लिए कार्य किया जाना। तो ये दो सबसे बड़े कार्य हैं, ये उद्देश्य हैं जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। तो इसलिए संयुक्त राष्ट्र को तो बराबर इस उद्देश्य पर चलते रहना है। इट हैज टू कॉन्स्टेंटली सी एंड मॉनिटर व्हाट आर द न्यू इश्यूज दैट आर कमिंग अप बाय वे ऑफ ह्यूमन राइट्स। वो कौन कौन से नए मुद्दे हैं जो मानवाधिकारों के रूप में दुनिया के सामने आ रहे हैं और जो अब संयुक्त राष्ट्र के सामने भी हैं, और संयुक्त राष्ट्र को उसकी पहल करना है, उस पर पहल करना है कि उसको स्वीकार करें। तो इस तरह से सेक्रेटरी जनरल कैन entrust the High Commissioner with finding out such issues to be worked, to be accepted or recognized as human rights। तो एक बड़ा काम है। फिर इसके अतिरिक्त और भी उद्देश्य है उसका। The human right, the High Commissioner is supposed to provide support to the human rights treaties and other bodies। उच्चायुक्त का ये कार्य है कि जो मानवाधिकारों से संबंधित जो समय समय पर संधियां करी गई हैं और साथ साथ जो उनके इम्प्लीमेंटिंग मैकेनिज्म्स बनाए गए हैं, उसको देखना कि वो सही तरह से कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पहली बात, लेट अस टॉक अबाउट ट्रीटीज। द ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज दैट हैव बीन इनैक्टेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, दोज ट्रीटीज, the mandate of, you can say the spans of those treaties must be widened, it must be expanded। उन संधियों के प्रसार को और आगे बढ़ाना होगा। प्रसार से तात्पर्य क्या है? that more and more nations would have to be brought as signatories to those treaties। आज की तारीख में भी there are so many treaties which have not yet been signed by many countries of the world, principally or mainly the leading nations of the world। Or let me tell you that the United Nations has been, perhaps I can vouch that it is a leading nation that has refused to sign or ratify most of the international human rights treaties। आज की तारीख में संयुक्त राष्ट्र वो सबसे बड़ा राज्य है, बड़ा से तात्पर्य नहीं ज्योग्राफिकली, वो ऐसा देश है जिसने अधिकांश मानवाधिकारों की ट्रीटीज पर, संधियों पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है, या अगर उसने कहीं हस्ताक्षर भी किया तो उसको कहीं अप्रूव नहीं कराया, रेटिफाई नहीं कराया। एंड just one example, the United States signed the Rome Treaty that established the International Criminal Court। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना करी गई थी रोम स्टैट्यूट के द्वारा, यानी 1998 में, इन द ईयर 1998। बट अमेरिका डिड नॉट साइन इट। इट केम इनटू फोर्स अ फ्यू इयर्स लेटर। 1998 में इसकी स्थापना हुई थी और उसके बाद से इस पे कई देशों को इस पे अपने हस्ताक्षर करने थे। और यहाँ प्रमुख बात यह है, महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका, लाइक मेनी अदर कंट्रीज, डिड साइन द ट्रीटी। अमेरिका ने साइन किया था, अभी हमने कहा था ना उसने साइन नहीं किया, वो हमने अभी हम इसको स्पष्ट कर देने हैं। अमेरिका ने साइन किया था ट्रीटी को, बट इट रिफ्यूज टू रेटिफाई। उसने साइन तो कर दिया लेकिन उसने अनुमोदन करने से मना कर दिया। एंड अल्टीमेटली इट विथड्रू फ्रॉम द ICC, इट विथड्रू फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। उसने स्पेसिफिकली लेटर दे दिया, हमें अब इसमें नहीं रहना है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द विड्रॉल ऑफ अमेरिका फ्रॉम द ICC, अदर नेशंस टू फॉलोड द सूट। दूसरे राज्यों ने भी, दूसरे देशों ने भी फिर इसका पालन करने से मना कर दिया, या तो साइन करने से या इसको अप्रूव करने से मना कर दिया। अब उसमें कौन है? जैसे रशिया है, उसमें चाइना है, उसमें इजराइल है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडिया इज ऑल्सो among the non signatories। इंडिया ने तो साइन ही नहीं किया, अप्रूव करने की तो बहुत बात की बात है। इंडिया डिड नॉट साइन द रोम ट्रीटी ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय
की संधि को, जिसे हम रोम की संधि कहते हैं, उसको साइन ही नहीं किया। तो यानी क्या है, ये जो बड़े देश हैं, दे आर द ट्रेंड सेटर्स, and if these countries do not take initiative in signing or ratifying the treaties, there is no reason, there is no business for other countries to remain in those treaties, in that treaty. तो ये जो ह्यूमन राइट्स हाई कमिश्नर का काम है, काम उसका ये है कि टू ब्रिंग those nations under the purview of the treaty, to bring those nations under the purview of the treaty which have yet not signed it or ratified it. और ये बहुत बड़ा उसके लिए चैलेंज है. Let me tell you, it is not a small challenge. The performance of a high commissioner is determined on the touchstone, among many other things, on his getting the non-signatory states into signing these treaties. यानी जो उच्चायुक्त है, उसकी सफलता का एक पैमाना ये भी है कि वो कितने उन राज्यों को ट्रीटी साइन करा पाया है जिन्होंने अभी तक साइन नहीं किया था, या जिन्होंने साइन किया था लेकिन उन्होंने अप्रूव नहीं किया था, रेटिफाई नहीं किया था, अनुमोदन नहीं किया था. ऐसे राज्यों को अनुमोदन करा पाए कि नहीं, ये हाई कमिश्नर का एक सफलता का एक सूचक है. इट इज एन इंडिकेटर, इट इज एन इंडेक्स of the success of the High Commissioner for Human Rights. So it is not something a small thing. It may be said very easily in a passing way that he has to see that the human rights treaties are signed by the non-signatory state. कहने में तो बहुत सरल है, लेकिन it is such a massive challenge. It is a stupendous challenge for the High Commissioner. Apart from this, the other challenge or the other task for the High Commissioner is to see the various human rights projects that are going on all across the world. उसका ये भी दायित्व है उच्चायुक्त का ये देखना कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ मानवाधिकारों से संबंधित जो कार्य चल रहे हैं, मिशन चल रहे हैं, प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वो सफलता तक पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं. आर दे अचीविंग इट्स टारगेट और नॉट. फॉर एग्जाम्पल, द यूनाइटेड नेशंस हैज प्लेड अ वेरी मैसिव रोल in social, economic and cultural fields. मानवाधिकारों से जुड़ा हुए जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलू होते हैं, वहां पर संयुक्त राष्ट्र ने बहुत बड़ा काम किया है. अगर हम इकोनॉमिक फील्ड में देखें, द राइट टू लाइवलीहुड, द राइट टू एम्प्लॉयमेंट, द राइट टू फूड, द राइट टू क्लीन एयर, द राइट टू फूड, ये इकोनॉमिक जो उसका एस्पेक्ट है, ये जितने भी इश्यूज हैं, दिस इज अ चैलेंज फॉर द सेक्रेटरी जनरल टू सी. संयुक्त राष्ट्र का एक बहुत बड़ा अभियान भी चल रहा है कि वर्ल्ड वाइड फूड प्रोग्राम जो है, वर्ल्ड वाइड फूड प्रोग्राम, और इसका कोई एक पर्टिकुलर नाम भी, देखिए, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग इट. क्या वो अपने टारगेट को मीट कर पा रहा है? Whether food has been made available to the impoverished countries, to the starved children or the starved masses, it is a task of the High Commissioner to see कि जिन जिन देशों में भूखमरी है, जिन जिन देशों में अकाल पड़ रहा है, विशेष रूप से तो जो अफ्रीकाई जो देश हैं, जहां पर वर्षा ही नहीं होती, जहां बंजर भूमि है, या जहां पर कबीलाई वंशों के मध्य बराबर युद्ध की स्थिति बनी हुई है, वहां पर तो बहुत दुर्दशा है. So it is in those places that the United Nations High Commissioner has to ensure whether the food is reaching there or not, whether people have the right to livelihood or not, whether people are getting the right to livelihood or not.
इसलिए जो ये प्रोजेक्ट है ये यूनाइटेड नेशंस का। सिमिलरली द राइट टू सेफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण का एक सुरक्षित अधिकार मिलना चाहिए, एक सुरक्षित पर्यावरण का अधिकार, ये संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न प्रस्तावों में ये कहा गया है। लेकिन ये कहां तक जनता को मिल पा रहा है, इस बात को भी सुनिश्चित करना, इसे हम कहते हैं प्रोजेक्ट्स। These are the projects, whether it is an environment project or the food project, or it is a project of you can say fighting against the diseases. संयुक्त राष्ट्र ने एड्स के विरुद्ध बहुत बड़ा काम किया है, HIV एड्स के विरुद्ध बहुत बड़ा काम किया है, मलेरिया के विरुद्ध काम किया है, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, महामारियां हैं, against which the United Nations has worked untiringly. और इसमें उच्चायुक्त की बड़ी भूमिका होती है। सो ही हैज टू ओवरसी वेदर ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग डन और नॉट। तो देखिए कितना बड़ा उसके लिए बहुत बड़ा उसका कैनवस हो जाता है उसकी दायित्व का। ह्यूमन राइट ट्रीटीज को साइन करवाना, जिन जिन देशों ने नहीं किया, आओ भाई तुम भी साइन करो, साइन किया और रेटिफाई नहीं किया तो आप वो करिए। संयुक्त राष्ट्र के जो फूड मिशन जो प्रोग्राम चल रहे हैं, एनवायरनमेंट से संबंधित चल रहे हैं, पॉवर्टी इरेडिकेशन से जो चल रहे हैं, या एपिडेमिक इरेडिकेशन से जो चल रहे हैं, ही हैज टू सी एंड सुपरवाइज वेदर दोज थिंग्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन द राइट अर्नेस्ट और नॉट। हालांकि उसकी अलग भी एजेंसीज है, इट्स नॉट दैट एवरीथिंग लाइज ऑन हिज शोल्डर्स। फॉर एग्जाम्पल द UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, ये जो संयुक्त राष्ट्र का जो पर्यावरण सुरक्षा कार्यक्रम है, ये उसकी एक अलग एजेंसी है, उसका अलग फंड ही होता है। लेकिन he has to provide support. He is supposed to provide support, though he may not be directly concerned and involved in each and every activity of the United Nations. But he has to extend support to all those organs or bodies of the United Nations which are working in the direction of human rights. Next function for the High Commissioner is to provide support to the Human Rights Council. Human Rights Council it's a very important council, very important human rights body established under the United Nations in the year 2006. It was in fact not established anew. It replaced the existing Commission on Human Rights. जो मानवाधिकार परिषद है, जो कमिटी ऑन पहले था कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स था, कमिटी ऑन ह्यूमन राइट्स थी, मानवाधिकार परिषद जो पहले से चली आ रही थी, ये सन 2006 में इसको हटाकर ह्यूमन राइट्स काउंसिल नाम की नई संस्था को स्थापित किया गया। मानवाधिकार परिषद हम कह सकते हैं। एक वो था कमिटी ऑन ह्यूमन राइट्स, जो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के साथ ही उसकी भी स्थापना हुई थी, जिसने हमने आपको बताया था जिसकी अध्यक्षा थी एलेना रूजवेल्ट थी। और इसी कमिटी ऑन ह्यूमन राइट्स के तत्वाधान में ही द UDHR was framed. The two international covenants on human rights were also framed. लेकिन 2006 तक आते आते this body lost its steam. इसका रेलेवेंस कम हो गया, क्योंकि उसके बहुत सारे अन्य रीजन थे, वो हम आपको बाद में बताएंगे। But this body was replaced by Human Rights Council in the year 2006. So now it is the duty of the High Commissioner to extend support to the HRC to facilitate its work and to provide whatever help it can to this body, because Human Rights Council is also a human rights body and the High Commissioner is also the supreme authority of the human rights body under the United Nations. So there is a direct correlation between the two important bodies of the United Nations.
राइट। तो इसलिए ये इसका बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है कि HRC को ये सहायता प्रदान करता है और इसके कार्य को संपादित करने के लिए सभी कुछ कदम वो उठाता है ना। और इसका लास्ट में एक दायित्व हम और कह सकते हैं, it may be interested, it may be handed over any other function which the Secretary General considers to be important for human rights। अर्थात जो महासचिव यानी संयुक्त राष्ट्र का महासचिव, इसके अतिरिक्त, यानी ये तो उल्लिखित उसके कार्य हैं, इसके अतिरिक्त जो अन्य कार्य महत्वपूर्ण समझेगा महासचिव मानवाधिकारों की दृष्टि से, वो सभी कार्य इस उच्चायुक्त को वो सौंप सकता है टू वर्क फर्दर ऑन दीज इश्यूज, है ना। सो फ्रॉम टाइम टू टाइम द सेक्रेटरी जनरल मे आस्क द हाई कमिश्नर टू लुक इनटू अदर इश्यूज विच मे बी इंटरेस्टेड बाय द सेक्रेटरी जनरल टू द हाई कमिश्नर। ये इतने इसके कार्य हैं। अच्छा, अब देखिए बहुत बड़ा इसका मैंडेट हमने बताया, बहुत बड़ा इसको दायरा इसको हो जाता है काम करने का। अब देखिए ये जो उच्चायुक्त है, हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स है, ही एंजॉयज द स्टेटस ऑफ अंडर सेक्रेटरी जनरल टू द यूनाइटेड नेशंस। इतना प्रमुख ये पद है, ये जो हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, इट्स सच एन इम्पॉर्टेंट पोस्ट अंडर द यूनाइटेड नेशंस that he has been accorded the status of under secretary general of the United Nations। अर्थात संयुक्त राष्ट्र का अंडर सेक्रेटरी जनरल, अब हिंदी में इसको क्या कहेंगे, अवर हम कह सकते हैं, यानी वो महासचिव था, वो सेक्रेटरी जनरल तो महासचिव हो गया, और ये अंडर सेक्रेटरी जनरल है, अर्थात अवर महासचिव। अवर को हम कहते हैं कि अंडर, जो मुख्य के अधीन हो, है ना, तो इसे हम कहेंगे अवर महासचिव। लेकिन लेट अस ट्राई टू यूज the authentic words, that is the under secretary general, and therefore he is directly reporting always to the secretary general। जब सेक्रेटरी जनरल अगर नहीं होगा अपने कार्यालय में, whenever he is out for some other important issue or work, and if his presence is required, high commissioner's presence is required, he will always make himself present at such places। यानी उसकी गैर हाजिरी के समय में, महासचिव के गैर हाजिरी के समय में, ये अंडर सेक्रेटरी जनरल या हाई कमिश्नर उसका स्थान ग्रहण करेगा, उसको रिप्रेजेंट करे, प्रतिनिधित्व करेगा, है ना। अगर कोई महत्वपूर्ण मामला आता, मुद्दा आता है मानवाधिकारों से संबंधित, जहां पर महासचिव उपस्थित नहीं है स्वयं, तो वहां पर उनकी अनुपस्थिति में वो उसको प्रतिनिधित्व प्रदान करेगा। सो देयरफॉर ही हैज बीन अकॉर्डेड द रैंक ऑफ अंडर सेक्रेटरी जनरल, है ना। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण पद है। अब देखिए, अभी हमने कहा कि द टास्क और द फंक्शंस ऑफ द हाई कमिश्नर इज वेरी वास्ट, ही हैज टू परफॉर्म सो मच, सो देयरफॉर इट मे बी पॉसिबल दैट all these issues, all these functions may not be so easily possible for him to be carried out। Therefore, the United Nations provides another important authority, and that is called as a Deputy Commissioner for Human Rights। Deputy Commissioner for Human Rights, यानी उसकी सहायता करने के लिए, हमने बताया ना, उसका काम बहुत ज्यादा है, और इतना ज्यादा काम है कि वो अकेला वो सब काम नहीं कर सकता है। So therefore, in order to not to overburden him with work, the United Nations has created one more post, and that is called as Deputy High Commissioner for Human Rights। तो हाई कमिश्नर के नीचे एक और पद बना दिया गया जिसको कहा गया डिप्टी कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, एंड he has been accorded the status of असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल। असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल उसको कहा गया था अंडर सेक्रेटरी जनरल ह्यूमन राइट्स को, और ये जो डिप्टी हाई कमिश्नर है, ही हैज बीन ग्रांटेड द रैंक ऑफ असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल। यानी अगेन दिस पोस्ट ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस ऑफिस ऑफ डिप्टी हाई कमिश्नर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इंपॉर्टेंट इन द सेंस बिकॉज he will work under the direction of the high commissioner. He will receive all the instructions, he will receive directions
from the High Commissioner, and in accordance with the directions, in accordance with the guidelines of the High Commissioner, this Deputy High Commissioner will work और will assist the High Commissioner. और साथ ही साथ इसमें कहा जाता है कि even during the absence of the High Commissioner, he will represent him. जैसे हमने बताया था अभी कि महासचिव की अनुपस्थिति में उच्च आयुक्त को यानी हाई कमिश्नर को वो स्थान पूरा करना होता है, यानी उसको रिप्रेजेंट करना होता है. जब वो नहीं होगा तब तक वो उसको उसके स्थान पर रहकर अपनी बात कहना होगा. और इसी तरह से जब उच्चायुक्त अपने पद पर नहीं है, यानी कहीं एब्सेंट है या कहीं गया ऑफिशियल वर्क से बाहर, और इस बीच में संयुक्त राष्ट्र में कोई महत्वपूर्ण मानवाधिकारों से संबंधित मुद्दा आता है, देन ही विल, दिस असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल और द डिप्टी हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, ही विल रिप्रेजेंट द हाई कमिश्नर. तो इसलिए किसी भी समय ये पद खाली नहीं होना चाहिए. इट इज सच अ क्रूशियल पोस्ट, it is such a crucial office that it cannot be left any time not vacant but unattended. यानी हम लोग तो when we go to the university for taking classes, हम किसी दिन absent है तो हमारी क्लास नहीं होगी. It is very normal. But here this is not going to happen. In the United Nations, if I am absent from my office, then my office will not stop functioning. My deputy will take my place and he will see to it that the office work does not suffer. So just see the difference. हम किसी दिन छुट्टी पर हैं, अवकाश पर हैं और हम क्लास नहीं ले पाए तो हमारे स्थान पर कोई दूसरा क्लास नहीं लेगा. लेकिन वहां पर संयुक्त राष्ट्र में अगर उच्चायुक्त तो नहीं है तो उसके स्थान पर डिप्टी हाई कमिश्नर होगा जो इस काम को देखता रहेगा. अच्छा, अब तीसरा एक और पद भी है. देयर इज वन मोर ऑफिस और पोस्ट एंड दैट इज द असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल फॉर ह्यूमन राइट्स. असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल फॉर ह्यूमन राइट्स फॉर द यूएन हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क. आप इसको सरल भाषा में कह सकते हैं न्यूयॉर्क ऑफिस ऑफ ह्यूमन राइट्स, है ना. इसको हम सरल भाषा में कह सकते हैं न्यूयॉर्क ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर. यानी ये जो पद है इसका नाम क्या है, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल फॉर ह्यूमन राइट्स. इससे पहले वाला जो पद था हमने बताया था वो डिप्टी हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स था, लेकिन उसकी भी पोस्ट थी असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट थी, लेकिन फॉर्मल जो नाम क्या था, डिप्टी हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स. अब देखिए उसके नीचे जो तीसरा जो पद है उसको कहते हैं, उसको कहा जाता है यूएन ऑफिस फॉर द हाई कमिश्नर. यानी आपके लिए न्यूयॉर्क ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर. यानी हाई कमिश्नर जो है, हाई कमिश्नर सिंस ही सिट्स इन द यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स इन न्यूयॉर्क, therefore especially a separate office has been created to assist the High Commissioner in New York. यानी न्यूयॉर्क में ही, यानी आप समझ लीजिए ऐसे लखनऊ में अगर मान लीजिए संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर होता तो हेडक्वार्टर में तो लोग बैठते ही है ना. यहाँ पर सेक्रेटरी जनरल भी होता, यहाँ पर हाई कमिश्नर भी होता, यहाँ डिप्टी हाई कमिश्नर भी होता, लेकिन उसके अतिरिक्त एक कार्यालय और भी लखनऊ में बनाया जाता जिसका उद्देश्य होता कि जो दुनिया भर से जो और भी सामग्री आ रही है मानवाधिकारों से संबंधित, वो सारे खबरों को या सामग्री को संकलित करने का कार्य उस लखनऊ ऑफिस पर भी होता. उसको हम कहते हैं लखनऊ ऑफिस फॉर द हाई कमिश्नर, द लखनऊ ऑफिस फॉर द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स. तो इसी तरह से आप समझ लीजिए इट इज द न्यूयॉर्क ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर. यानी हाई कमिश्नर का एक स्पेसिफिकली एक अलग ऑफिस ही प्रदान किया गया, बनाया गया है न्यूयॉर्क शहर में, जिसका नाम ही रखा गया है, संक्षेप में रखा गया है, या ये इनफॉर्मली आप कह सकते हैं न्यूयॉर्क ऑफिस फॉर द हाई कमिश्नर. जो उस न्यूयॉर्क में वो ऑफिस स्थित है और उसका ये कार्य होगा देखना कि एकदम से देखिए सारी चीज़ें तो हेडक्वार्टर में आ जाएं, बिल्कुल सही समय पर आ जाएं,
इतनी बड़ी दुनिया, हजारों लाखों की तादाद में समस्याएं आ रही हैं, खबरें आ रही हैं, सो एवरीथिंग कैनॉट बी मेड पॉसिबल, I mean, to be reaching at the United Nations headquarters. There will be barrage of information, or barrage of you can say problems hitting the United Nations. यानी इतना बड़ा शिकायतों का या मानवाधिकार के मुद्दों का सैलाब सा आ जाएगा कि वो हेडक्वार्टर में उसको एकदम से अब्जॉर्व नहीं किया जा सकता. Therefore you can say it is a kind of shock absorber. It is a kind of an office that will see to it that whatever information or whatever news or whatever issues are coming from various nooks and corners of the world, they are relating to human rights, the Human Rights High Commissioner, relating to a High Commissioner, they first reach the New York office of the High Commissioner. इसीलिए कहा गया न्यूयॉर्क ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर. वहाँ पर जाकर इसको प्रॉपर सीविंग होगी, इसको देखा जाएगा क्या इसमें हाई कमिश्नर के लिए है मामला, बनता है कि नहीं बनता है. तो जो ऐसे इश्यूज होंगे विच कैन बी सॉर्टेड आउट for further scrutiny, for further examination by the which merit the examination or which merit attention of the High Commissioner, such issues would be sent over then to the High Commissioner's office at the UN headquarters. इसलिए ये इसका औचित्य है न्यूयॉर्क ऑफिस फॉर द हाई कमिश्नर. और इसीलिए कहा गया है ये जो इसका पद दिया गया है असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल, और जो डिप्टी हाई कमिश्नर है, डिप्टी हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स है, उसका भी पद है असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल. और जो सबसे बड़ा जो पद है वो हमने बताया ही कि वो हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स है. और उसका जो पद है, उसकी जो रैंक है, दैट रैंक इज अंडर सेक्रेटरी जनरल. तो यानी एक अंडर सेक्रेटरी जनरल है, यानी सेक्रेटरी जनरल यानी महासचिव के अंतर्गत एक अंडर सेक्रेटरी जनरल है और 2 असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल है. यानी इस यूनाइटेड नेशंस का जो मानवाधिकारों का जो कार्यालय है, दिस ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, इट प्रोवाइड्स फॉर 1 अंडर सेक्रेटरी जनरल एंड 2 असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल. 1 अंडर सेक्रेटरी जनरल इज द डिप्टी कमिश्नर, इज द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, है ना, जिसे हम कहते हैं हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स. और इसके जो अधीन जो 2 अन्य जो अधिकारी होंगे, उनका जो पद होगा वो असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल होगा, है ना. तो ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है. और इसलिए इसको ध्यान रखिएगा. तो जो यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफिस. आई हैव एक्सप्लेन्ड द रेलिवेंस और द फंक्शंस और द पर्पस ऑफ दिस ऑफिस इन क्वाइट डिटेल. तो इसका ऑफिस अलग है, जिसे हम कहते हैं ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, यानी कार्यालय, संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकारों का कार्यालय, है ना, OHCHR. ये हमने उसको आपको बताया था, है ना. तो इसका दायित्व क्या है, इसके कार्य क्या है ना, इसका परफॉर्मेंस कैसा है, ये सारी बातें हमने डिस्कस किया. फिर दूसरा इसका जो पार्ट है वो हमने बताया आज के लेक्चर में कि दैट इज द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स. इसका दायित्व क्या है, इसका रोल क्या है. रोल इसका बहुत इंपॉर्टेंट हमने बताया भी, और बड़ा अच्छे से भी काम कर रहा है दुनिया भर में. और इसके काम को और सरलता से हो सके, सुगमता से हो सके, इसलिए इसके 2 अन्य सहायकों को भी साथ में रखा गया है. दैट इज द डिप्टी हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड द यू कैन से द न्यूयॉर्क ऑफिस फॉर हाई कमिश्नर. तो इन सब के माध्यम से ये बहुत बड़ा दायित्व संयुक्त राष्ट्र द्वारा निभाया जा रहा है, मानवाधिकारों को किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पे चलाया जाए. लेकिन देखिए एक बात यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स है, इसका एक बहुत बड़ा दायित्व ये है कि वो जो संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकारों से संबंधित जितने भी ऑर्गन्स हैं या अंग हैं, उन सब में कोऑर्डिनेशन स्थापित करे. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टास्क to establish coordination among the various organs of the United Nations. देखिए पूरा संयुक्त राष्ट्र ही मानवाधिकारों की संरचना पर आधारित है. जितने भी आप इसके 16 जो आनुषांगिक अंग हैं,
all the specialized agencies of the United Nations, they are all working for human rights in some or the other ways. So therefore it is the task of this office of the United Nations human rights to establish coordination, and this will be done by the High Commissioner for Human Rights. और ये सब जो कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश किया जाना है संयुक्त राष्ट्र के अंदर, संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न संस्थाओं के अंतर्गत, संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंगों के मध्य जो भी कोऑर्डिनेशन होगा, तालमेल होगा, अंडरस्टैंडिंग होगा, फैसिलिटेशन होगा, वो सब इस उच्चायुक्त को देखना होगा. इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क. ऐसा ना हो कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट जो प्रोग्राम है वो अलग काम कर रहा है, सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा जो बात कही जा रही है वो अलग जा रही है, जो ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, जो मानवाधिकारों से जुड़ा हुआ है, वो अलग दिशा में बात कर रहा है. ऐसा नहीं होना चाहिए. तो इसलिए ये उच्चायुक्त का काम है कि सारे अंगों के मध्य एक प्रकार का समन्वय स्थापित किया जाए. सभी अंगों को जो रेलिवेंट ह्यूमन राइट्स डॉक्यूमेंट्स होंगे, रेलिवेंट ह्यूमन राइट्स इंफॉर्मेशन होगी, दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द हाई कमिश्नर, बाय हिज ऑफिस ऑफ द ह्यूमन राइट्स, है ना, जहां तक संभव हो पाएगा, है ना. सो देयरफॉर दिस ऑफिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस ऑफिस हैज ब्रॉट लॉट ऑफ क्रेडिबिलिटी टू द यूनाइटेड नेशंस. इस ऑफिस के द्वारा, इस मानवाधिकार कार्यालय के द्वारा और मानवाधिकारों के उच्चायुक्त के द्वारा संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता काफी हद तक बढ़ी है ना. द क्रेडिबिलिटी ऑफ ह्यूमन राइट्स, द क्रेडिबिलिटी ऑफ यूनाइटेड नेशंस हैज इंक्रीज मेनी फोल्ड जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस ऑफिस, है ना. और हमने आपको शुरू में बताया था, ये जो मानवाधिकारों का जो कार्यालय है, दैट इज द ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, है ना. दिस वॉज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1993. 1993 में इस ऑफिस की स्थापना हुई थी. ऑफिस का नाम क्या है? ऑफिस का मतलब कार्यालय, ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, है ना. तो ये जो मानवाधिकारों का जो कार्यालय है संयुक्त राष्ट्र में, इसकी स्थापना 1993 में हुई थी, फॉलोइंग द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट्स. 1993 में ही वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी मानवाधिकारों पर, यानी विश्व सम्मेलन हुआ था मानवाधिकारों पर, और उसका एक महत्वपूर्ण ये रिकमेंडेशन था कि मानवाधिकारों को और सुचारू रूप से स्थापित करने के लिए, चलाने के लिए, क्रियान्वयन के लिए वैश्विक स्तर पर एक विशेष प्रकार का एक मानवाधिकार कार्यालय स्थापित किया जाना चाहिए, और उस कार्यालय का अध्यक्ष होना चाहिए उच्चायुक्त, दैट इज द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स. ही शुड बी अपॉइंटेड so that this office could work smoothly and properly and bring about a greater respect to human rights both within the United Nations as well as outside the United Nations. So dear students, this is my lecture for today. In this lecture, I think that you must have paid attention and you will try to follow it. Please go through the lecture and prepare this lecture well, है ना, apart from your own sources. तो आज की बात यहीं समाप्त करते हैं, एंड वी मीट वेरी सून इन माय नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड फॉर लिसनिंग टू माय लेक्चर. थैंक्स अ लॉट.